नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं की सहायक पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 की दूसरी कहानी को पढ़ेंगे। इस कहानी के सारांश को समझते हुए हम कहानी के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। इस कहानी के लेखक हैं आनंद रतन यादव। उन्हें जूझ उपन्यास हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आनंद यादव का मूल नाम रत्नापा जकाते था। वह ग्रामीण साहित्यकार थे। परिवार की आर्थिक हालत अच्छी न होने के कारण उन्हें पढ़ाई से रोका गया। कोल्हापुर में अध्ययनरत आनंद यादव शिक्षा छोड़कर आगे की पढ़ाई पूरी करने पुणे पहुंचे। वह सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ के मराठी विभाग प्रमुख के पद से रिटायर हुए। मराठी के ग्रामीण साहित्य को एक अलग पहचान देने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उनके कई उपन्यास एवं कविता संग्रहों को अनेक पुरस्कार प्रदान किए गए। उनके लिखित नटरंग उपन्यास पर बनी मराठी फिल्म अत्यधिक प्रसिद्ध हुई। जूझ यह कहानी लेखक द्वारा मराठी भाषा में रचित आत्मकथात्मक उपन्यास झोंबी से लिया गया एक अंश है। इसका हिंदी में अनुवाद श्री केशव प्रथम वीर ने किया है। पुस्तक में इस उपन्यास के अंश के द्वारा एक किशोर के देखे और भोगे हुए गांव के जीवन के यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय जीवंत गाथा है। तो आपको यह स्पष्ट हो ही गया होगा कि यह जो कहानी हम पढ़ रहे हैं यह इनके द्वारा रचित उपन्यास का एक अंश है और इस उपन्यास में उन्होंने अपनी ही कहानी को चित्रित किया है। यह कहानी शुरू होती है जब लेखक के पिताजी ने उसे पाठशाला जाने से मना कर दिया था। लेखक का मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं थी। उसे अपने पिट जाने का डर था। छोटी सी उम्र में भी लेखक को विश्वास था कि खेत में काम करने से भविष्य अंधकार में रहेगा। उसे लगता था वह पढ़ लेगा तो गांव के ही एक विनोबा अन्ना की तरह कुछ न कुछ काम धंधा या नौकरी करके 4 पैसे कमा सकेगा। उस छोटी सी उम्र में उसके अंदर लेखक बनने की चाह नहीं थी। उसके अंदर केवल इतनी चाह थी कि वह बड़े होकर पढ़ लिख कर कुछ पैसे कमा सके। उसके पिताजी दिवाली के तुरंत बाद ईख पेरने का काम शुरू कर देते थे। ईख अर्थात गन्ना, क्योंकि उनका विश्वास था कि अगर जल्दी गुड़ बना लिया गया तो वह सही दाम पर बिक जाएगा, अन्यथा बाजार में गुड़ की बहुतायत होने पर उनके कम गुणवत्ता वाले गुड़ को कौन पूछेगा। इसीलिए जल्दी ही इनके घर में ईख पेरने का काम समाप्त हो गया। ईख पेरने का काम समाप्त होने पर एक दिन अवसर देखने पर लेखक ने अपनी माँ से पढ़ने लिखने की बात कही और अपनी माँ को सुझाव भी दिया कि वह गांव के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं दत्ताजी राव, उनसे पढ़ने लिखने की बात कहे ताकि दत्ताजी राव उसके दादा यानी पिताजी को समझा सके। लेखक अपनी माँ के साथ दत्ताजी के यहाँ गया। उन्होंने दत्ताजी राव से सब कुछ बता दिया। माँ ने देसाई को यह विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव में आजादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर मुझे खेती में जोत दिया है। दत्ता राव बोले, आने दे उसे, मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं, अच्छी तरह देख। लेखक ने जाते जाते दत्ताजी को यह भी बता दिया कि अब खेती में कोई खास काम नहीं बचा है। अगर मैं कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की दोहराई कर ली
तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी और मेरा 1 साल बच जाएगा। दत्ता ने दादा को उनके पास भेजने को कहा और यह भी कहा कि थोड़ी देर बाद तुम भी आ जाना और मैं जो भी पूछूं उसका उत्तर साफ साफ देना। 1 घंटे बाद दादा घर आया तो माँ ने दादा से कहा, साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी तो उन्होंने तुम्हें भेजने के लिए कहा। दादा दत्ता राव का बुलावा सुनते ही उनके पास चला गया। थोड़ी देर बाद माँ ने मुझे दादा को खाना खाने के लिए बुलाने का बहाना देकर दत्ता राव के पास भेज दिया। वहां दत्ता राव द्वारा विद्यालय न जाने का कारण पूछने पर मैंने कहा, दादा ने मना कर दिया है, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है। यह सुनते ही दत्ता राव ने दादा पर गुस्सा किया और लेखक को आदेश दिया, सवेरे से तू पाठशाला जाता रहे, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे मास्टर की और मन लगाकर पढ़ाई कर, किसी भी तरह साल न खराब हो, इसका ध्यान रख। यदि तेरे दादा ने तुझे विद्यालय नहीं भेजा तो सीधे चला आया इधर। दत्ता राव के सामने दादा की नाच तो उसने लेखक की गलत संगति में पड़ जाने को पढ़ाई छूटने का कारण बताया। जब दत्ता राव ने इस बारे में लेखक से पूछा तो लेखक ने झूठ सच मिलाकर कह दिया, नहीं जी, कभी एक बार मेले में पटा पर पैसे लगा दिए थे। दादा तो कभी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते हैं, इसलिए खेत पर गोबर बीन बीन कर मिलकर माँ से कंडे थपवा लिए और उन्हें बेचकर ही कपड़े बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था। दत्ता राव ने इसे बड़ी बात न बताते हुए लेखक को पढ़ने जाने का आदेश दादा को दे दिया। घर लौटकर दादा ने लेखक से विद्यालय जाने की यह शर्त रखी कि तुम्हारा विद्यालय 11 बजे तक है तो तुम 11 बजे तक खेत पर काम करोगे। विद्यालय से घर आने पर घंटा भर ढोर चराना और कभी अगर खेतों में ज्यादा काम हुआ तो पाठशाला में अनुपस्थित रहना पड़ेगा। लेखक तो खुश था, उसके लिए खेती के काम की चक्की में पिसते रहने से ज्यादा अच्छी थी मास्टर की छड़ी की मार। लेखक को अपना नाम 5वीं कक्षा में दोबारा लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 5वीं के हाजिरी रजिस्टर में उसके नाम के आगे 5वीं नापास अर्थात फेल की टिप्पणी लिखी हुई थी। लेखक को कक्षा में सभी बच्चे अपरिचित लगे और पहले ही दिन कक्षा के शैतान बच्चों ने उसके पहनावे पर उसका मजाक भी उड़ा दिया और उसे परेशान किया। इस घटना से लेखक उदास हो गया। उसे लगा कि इस कक्षा में कोई अपना नहीं है। अगले दिन अपनी माँ से उसने नए कपड़े बनवाए और वह पहनकर विद्यालय गया। वहां मंत्री नामक कक्षा अध्यापक गणित पढ़ाने आते थे, जो उधम करने वाले बच्चों की मार लगाते और पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी देते थे। कक्षा में वसंत पाटिल नाम का भी एक लड़का था, जो शरीर से दुबला पतला लेकिन बड़ा होशियार था। कक्षा में उसका बहुत सम्मान था। लेखक के मन में उसकी तरह बनने की इच्छा थी और वह भी बसंत की तरह अपना विद्यालय का काम ठीक करने लगा। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। अध्यापकों द्वारा दिए गए अपनेपन, क्योंकि अध्यापक उसे प्यार से आनंदा कहकर बुलाने लगे थे, और बसंत की दोस्ती के कारण लेखक का मन पाठशाला में दोबारा लगने लगा। लेखक के एक मास्टर जी थे जो मराठी पढ़ाते थे, जिनका नाम था सौंदलगेकर। इन मास्टर जी के अध्यापन के कारण ही लेखक के जीवन की दिशा बदल गई।
वह कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और उसके साथ ही रसिकता थी उनके पास। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ उन्हें अंग्रेजी कविताएं भी कंठस्थ थीं। अनेक छंदों की नई गति चाल उन्हें अच्छी तरह आते थे। वह कविता को अभिनय के साथ साथ गाकर बच्चों का उसका भाव ग्रहण कराते, उसी भाव की अन्य कविता भी सुनाकर दिखाते। उस समय के प्रसिद्ध अन्य कवियों के साथ अपनी मुलाकातों का संस्मरण भी सुनाते। लेखक यह सब सुनते हुए मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल और रस में डूब जाता। लेखक सौंदलगेकर अध्यापक से इतना प्रभावित हुआ कि खेत पर काम करते हुए या ढोर चराते हुए वह उन्हीं की नकल उतारता रहता और धीरे धीरे उसे यह अनुभव हुआ कि वह मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ सकता है। ऐसा करने से उसे दो फायदे हुए। एक तो अब खेतों में अकेलापन नहीं खटकता था, बल्कि अकेलेपन में और अधिक आनंद आने लगा, ताकि वह ऊंची आवाज में कविता गाए और अभिनय कर सके। दूसरा, उसने अनेक कविताओं को अपनी खुद की चाल में भी गाना शुरू कर दिया। उसके प्रयासों से सौंदलगेकर मास्टर इतने प्रभावित हुए कि वह उसे अन्य कक्षाओं में भी कविता गाने के लिए कहते थे। लेखक को विश्वास हो गया कि कवि भी आदमी होते हैं जैसे कि अन्य सामान्य पुरुष। नहीं तो बच्चों को यह लगता था कि कवि कोई काल्पनिक व्यक्ति है। जब उसने देखा कि मास्टर साहब ने अपने घर के बाहर लगी बेल पर कविता लिखी है, तो इस बात से तो लेखक के मन में यह विश्वास जग गया कि वह भी अपने आसपास के दृश्यों और अपने खेतों पर कविता बना सकता है। धीरे धीरे उसने तुकबंदी करनी प्रारंभ की। अगर खेत में काम करते समय कविता लिखने के लिए कलम ना हो, तो वह कविता लकड़ी के छोटे से टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिख देता था। लेखक में कविता लिखने की जो लगन लगी कि वह रात में लिखी कविता रात में ही दौड़ते हुए जाता और अपने मास्टर को दिखाता। मास्टर भी इतने सहृदय थे कि वह उसकी कविता देखते, उसे कविता की मुख्य बातें, भाषा, छंद, अलंकार, शुद्ध लेखन के महत्व को समझाते। मास्टर लेखक को अलग अलग कविता संग्रह भी पढ़ने को देते। इस तरह धीरे धीरे लेखक में शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। तो इस तरह से यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है और इस कहानी के समाप्त होते ही हमें यह अंदाजा लग जाता है कि आनंद रतन यादव के महान लेखक बनने के पीछे किसकी प्रेरणा है। अब आते हैं इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। सबसे पहला प्रश्न इस पाठ से जो पूछा जाता है कि इस पाठ के शीर्षक की सार्थकता क्या है। इसके अलावा इस प्रश्न को अगर दूसरे शब्दों में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इस कहानी में कथानायक द्वारा किन किन संघर्षों का सामना किया गया। तो जैसा कि आपको पता है कि जूझ शब्द का शाब्दिक अर्थ संघर्ष होता है और यह कहानी लेखक के जीवन के संघर्ष को ही दर्शाती है। एक बच्चे द्वारा अपने भविष्य के सपने को सच करने का संघर्ष, पारिवारिक विषमताओं के मध्य अपनी पढ़ाई का मार्ग प्रशस्त करने का संघर्ष, जहां उसके पिताजी नहीं चाहते थे कि वह पढ़े, जहां उसके घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह पढ़ सके, फिर भी उसने उन सब विषमताओं के मध्य रास्ता निकाला और अपनी पढ़ाई जारी रखी, जिसके बदले में आज हम
इतने महान लेखक की विभिन्न रचनाओं को पढ़ते हैं। विद्यालय में पिछली कक्षा में बैठने पर मन में आए निराशा के भाव को त्याग कर निरंतर प्रयत्नशील रहना, अपने लक्ष्य प्राप्ति के मध्य आर्थिक परिस्थिति को भी बाधा न बनने देने का संघर्ष। तो इस तरह से यह शीर्षक इस कहानी का केंद्रीय भाव है और यह सार्थक, एकदम उपयुक्त एवं सटीक है। कथानायक की विशेषताएं, कथानायक के चरित्र की विशेषताएं, इस तरह के प्रश्न अधिकांशतः आते हैं। तो जैसा कि हमने कहानी पढ़ी और कहानी पढ़ने के बाद उसके पात्रों के क्रियाकलापों, पात्रों के चिंतन, पात्रों के कार्य करने के ढंग से हम को उनके चरित्र के बारे में पता चलता है। तो इस कहानी का जो कथानायक है वह है पांचवी कक्षा में पढ़ने वाला एक बच्चा, जो कि आगे चलकर एक महान लेखक बना। तो इस बच्चे की विशेषताएं हैं, वह परिश्रमी है, संघर्षशील है, जो कि अभी हमने चर्चा किया, दृढ़ निश्चयी है। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि उसे पढ़ना है, और जैसा कि कहा गया है कि जहाँ चाह वहाँ राह, तो उसने अपनी चाह में इतनी दृढ़ता रखी कि राह अपने आप निकलते चले गए। सीखने की असीम जिज्ञासा। जब वह पिछली कक्षा में बैठने लगा तो वहाँ पर पढ़ रहे एक बच्चे वसंत पाटिल को उसने देखा कि किस तरह से वह गणित के सवाल लगाता है, किस तरह से वह अपने विद्यालय के सभी कार्य को पूरा करता है। तो उससे सीखकर इसने भी अपनी गणित का जो ज्ञान है उसको बढ़ा लिया। ठीक वैसे ही जब मास्टर सौंदलगेकर उसको पढ़ाने आते हैं तो उनसे सीखने के लिए उसने इतने प्रयास किए कि मास्टर जी भी उसको अलग से कविताओं के बारे में पढ़ाते और समझाते। चतुर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह से उसने अपनी माँ को पहले पढ़ने के लिए मनाया, फिर उसने दत्ताजी राव के सामने अपने लक्ष्य को पाने के लिए थोड़ा बहुत झूठ सच मिला करके बोला, तो इससे पता चलता है कि वह चतुर बच्चा था। आज्ञाकारी, यद्यपि उसके पिताजी उसे पढ़ने देना नहीं चाहते थे, फिर भी वह उनकी बात मानता था और उन्होंने कहा कि तुम्हें विद्यालय जाने से पहले खेतों में काम करना होगा, तो वह इस बात के लिए तैयार हो गया। अगला प्रश्न इस कहानी के पीछे छिपे दूसरे नायक के बारे में आता है, जिन्होंने आनंद रतन यादव जैसे लेखक को बनाने में अपना योगदान दिया। वो है मराठी अध्यापक सौंदलगेकर। तो इनकी विशेषताएं, स्नेहशील थे, आदर्श अध्यापक थे। जैसा कि हमने पूरी कहानी में पढ़ा कि एक आदर्श अध्यापक के जो भी गुण होते हैं वे सभी गुण सौंदलगेकर जी में थे। वे छात्रों की कठिनाइयों को समझाते, छात्रों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते, वह स्वयं भी पाठ को रुचिकर बनाते, स्व विषय के ज्ञाता। अपने विषय का उन्हें अत्यंत ज्ञान था। अपने विषय से संबंधित जितने भी बिंदु हो सकते हैं, पक्ष हो सकते हैं, वह उन्हें पता थे। प्रभावशाली व्यक्तित्व, उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली था, तभी आनंद रतन यादव उनसे प्रभावित हुए और उनकी नकल करते करते ही धीरे धीरे उनमें स्वयं कविता करने की प्रतिभा ने जन्म लिया। कवि हृदय थे क्योंकि वह कविता भी रचते थे और छात्रों का उत्साहवर्धन करते थे। जब लेखक, जो कि इस कहानी का नायक है,
वह कविताओं को अलग अलग शैली में गाने लगा, अलग अलग चालों में गाने लगा, तो वह लेखक को दूसरी कक्षाओं में भी बुलवाते और उससे कविता गवाते ताकि छात्र का उत्साहवर्धन हो। लेखक पर मराठी अध्यापक सौंदलगेकर का क्या प्रभाव पड़ा? लेखक ने अपने अध्यापक से सीखा कविता को अभिनय के साथ गाना, अन्य भाषाओं की भी कविता का कंठस्थ होना, अध्यापक को विभिन्न छंदों का ज्ञान होना और उनकी लय गति का भी ज्ञान होना, अध्यापक द्वारा विभिन्न कवियों से जुड़े संस्मरण सुनाना, ये सब लेखक को प्रभावित करता था, क्योंकि लेखक की सोच थी कि कवि कोई काल्पनिक व्यक्ति होते हैं, परंतु जब उसके अध्यापक उन कवियों से जुड़े अलग अलग संस्मरण, अलग अलग घटनाएं सुनाते थे, तो धीरे धीरे लेखक को यह विश्वास होने लगा कि ये कवि भी हमारी ही तरह होते हैं, और जब ये हमारी तरह होते हैं तो हम भी इनकी तरह कविताएं रच सकते हैं। अध्यापक द्वारा स्वयं कविता रचना, अध्यापक द्वारा लेखक को विभिन्न छंदों, अलंकारों, शुद्ध लेखन के विषय में समझाना, अध्यापक द्वारा लेखक को कविता नई लय से गाने के लिए प्रेरित करना, और अध्यापक द्वारा लेखक को स्वयं से कविता लिखने के लिए प्रेरित करना। तो ये कुछ बातें हैं जिनके कारण लेखक एक महान रचनाकार के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि यह पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।